Today we'll discuss about the conversion of cumulative frequency series into this exclusive series. ठीक है, cumulative frequency series जैसे कि हमें पता है two types of cumulative frequency series are there. One is less than or the other one is more than. Okay, that means basically in one type of series the lower limits are missing of the each and every class, and in other type of series the upper limit of every class will be missing. Okay, मतलब किसी भी सीरीज में जब या तो हर एक क्लास की अपर लिमिट मिसिंग हो या हर एक क्लास की लोअर लिमिट मिसिंग हो, ठीक है, तो उसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं. बिकॉज इन दीज काइंड ऑफ सीरीज द फ्रीक्वेंसीज आर नॉट गिवन इंडिविजुअली. ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअली नहीं दी गई होती है. ठीक है, द फ्रीक्वेंसीज आर एक्यूमुलेटेड. वो डिफरेंट क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज एक्यूमुलेटेड होती हैं, एडेड होती हैं, इंडिविजुअल नहीं होती हैं. ठीक है, these are cumulative frequency series. Okay, so two types are there, less than and more than. ठीक है, so first of all we are taking less than series. Okay, so in less than series the upper limits are given whereas the lower limits of each and every class will be missing. ठीक है, हर एक क्लास की लोअर लिमिट मिसिंग होगी, अपर लिमिट गिवन होगी. तो अपर लिमिट फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट गिवन है. ठीक है, so less than 10 for example, less than 20, okay, so this is a series, cumulative frequency series. Less than 10, less than 20, less than 30, less than 40 and less than 50. Okay, so this is these are the values of the variables are given, whereas the corresponding frequencies, ठीक है, the corresponding frequencies will also be given. Okay, so as we have discussed, the frequencies are not individual, they are clubbed, they are accumulated. Okay, so in first class less than 10, that means if these are marks of the students. Okay, ये मार्क्स हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के, किसी भी पर्टिकुलर क्लास में 10th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं, इंग्लिश में मार्क्स हैं या मैथ्स के मार्क्स हैं. ठीक है, तो लेस देन 10, 10 से कम मार्क्स जो है वो कितने बच्चों के हैं? 10 से कम का मतलब 0 to 10. ओके, मिनिमम कितने? 0. ठीक है, 0 to 10. सपोज 5 स्टूडेंट स्कोर लेस देन 10, वो एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकती है, 8 मार्क्स भी हो सकते हैं. ठीक है, लेस देन 20 का मतलब है इस क्लास में लेस देन 10 मार्क्स भी इंक्लूडेड होंगे. लेस देन 20 का मतलब 20 से कम, वो 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 18 मार्क्स, 15 मार्क्स, कुछ भी हो सकते हैं, तो 20 से कम. ठीक है, तो लेस देन 20 में ये वाली क्लास भी इंक्लूडेड है. ठीक है, तो लेस देन 10 कितने बच्चों के? 5 के, तो वो 5 बच्चे लेस देन 20 में भी तो इंक्लूडेड होंगे. ठीक है, तो 10 से कम 5 और 10 से 20 के बीच में जो होंगे वो भी 20 से कम ही होंगे. ठीक है, तो टोटल यहाँ पे सपोज 8 स्टूडेंट्स आर देयर, दोज हु हैव स्कोर्ड लेस देन 20. इस 8 में ये 5 बच्चे भी इंक्लूडेड है क्योंकि इनके 10 से कम मार्क्स हैं. ठीक है, तो 10 से कम है तो ऑब्वियसली 20 से भी कम होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 20. ओके, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज एक्यूमुलेटेड है. ठीक है, तो ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं ये 8 में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं. ठीक है, क्योंकि लेस देन 20 है, तो जो 10 से कम होंगे वो 20 में भी लेस देन 20 भी होंगे ऑब्वियसली. सेम है लेस देन 30, तो लेस देन 30 में ये दोनों इंक्लूडेड होंगे. ठीक है, 8 में ऑलरेडी 5 इंक्लूडेड है, तो ये 8 जो है लेस देन 20, 0 to 20 लेस देन 30 में भी इंक्लूडेड होगा. सपोज 12 स्टूडेंट्स आर दोज हु हैव स्कोर्ड लेस देन 30. ओके, लेस देन, इसी तरीके से लेस देन 40 ये सारी क्लासेस इसमें इंक्लूडेड होगी, तो 12 में सारी फ्रीक्वेंसीज इंक्लूडेड हैं, तो 12 इसमें इंक्लूडेड होगा. ठीक है, सपोज 20 स्टूडेंट्स आर देयर हु हैव स्कोर्ड लेस देन 40, जिन्होंने 40 से कम मार्क्स स्कोर किए हैं वो 20 स्टूडेंट्स हैं, एंड लेस देन 50 25 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें लेस देन 50 लास्ट क्लास, तो 25 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 50. ठीक है, 25, तो दैट मीन्स इन 25 में वो सारे बच्चे हैं जिनके 0 से 50 के बीच में मार्क्स आए हैं. ठीक है, लेस देन 50 का मतलब है जो 0 से 50 के बीच में है. ठीक है, 1 मार्क्स स्कोर किया होगा तो भी लेस देन 50 ही तो है, और वो 1 मार्क्स वाला किसमें है? 1 नंबर में इंक्लूडेड है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है, जुड़ी हुई है फ्रीक्वेंसी आपस में. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा?
जो लिमिट मिसिंग है। यहाँ पे हमें इससे पहले हमें क्या करना होता था, हम फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट नहीं करते थे, चाहे वो ओपन एंड सीरीज हो, चाहे वो इंक्लूसिव सीरीज हो, चाहे वो मिड वैल्यू सीरीज हो, हमें फ्रीक्वेंसीज चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज चेंज करनी पड़ेंगी, बिकॉज द फ्रीक्वेंसीज आर नॉट इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल क्लास की फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, हमें क्लब्ड एक्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इकट्ठी है डिफरेंट क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसीज है मिली हुई है, जुड़ी हुई है आपस में, ठीक है। तो हमें उनको अलग करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। अपर लिमिट तो है हर क्लास में, लेकिन लोअर लिमिट नहीं है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेरी सिंपल। हमने क्या पढ़ा, एक्सक्लूसिव सीरीज की प्रॉपर्टी होती है हर एक क्लास की अपर लिमिट, हर एक क्लास की अपर लिमिट अपनी नेक्स्ट क्लास की लोअर बन जाती है। हमने पढ़ा है द टू कोरिस्पॉन्डिंग लिमिट्स ऑफ टू कोरिस्पॉन्डिंग क्लासेस विल बी सेम। तो कोरिस्पॉन्डिंग क्लासेस कौन सी होगी? फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, और इनकी कोरिस्पॉन्डिंग लिमिट फर्स्ट की अपर एंड सेकंड की लोअर, ये दोनों सेम होंगी, ठीक है। या फिर यू कैन से फर्स्ट की अपर, या हर एक क्लास की अपर लिमिट, हर एक क्लास की अपर लिमिट अपनी नेक्स्ट क्लास की लोअर बन जाएगी, ठीक है। फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है? यहाँ पे फर्स्ट क्लास में अपर लिमिट लिखना है, लोअर का प्लेस मैंने खाली छोड़ दिया है। तो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 10, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज इट विल बिकम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाएगी सेकंड क्लास की। तो सेकंड क्लास की लोअर हमें मिल गई अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सक्लूसिव क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करके हमने सेकंड क्लास की लोअर लिमिट फाइंड आउट कर ली है। वेयर सेकंड क्लास की अपर लिमिट क्वेश्चन में गिवन ही है, हर क्लास की अपर लिमिट गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट हमें प्रॉपर्टी से मिल गई, और अपर गिवन भी है 20, लेस देन 20 है ना। तो लेस देन 20 का मतलब है इस क्लास में मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 20। तो दिस इज द अपर लिमिट, इससे नीचे वाली नहीं हमें पता है, वो हमने यहाँ से पता कर लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, सेकंड की अपर थर्ड की लोअर बन जाएगी। तो थर्ड की लोअर हमें मिल गई 20, और थर्ड की अपर हमें क्वेश्चन में गिवन है 30। तो 30 सेम है, 30 फोर्थ की लोअर बन जाएगी, 40 गिवन है, 40 फिफ्थ की लोअर बन जाएगी, 50 हमें गिवन है अपर लिमिट के फॉर्म में क्वेश्चन में, ठीक है। तो कंप्लीट हो गई, ओके। बट फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट अभी भी मिसिंग है, फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट अभी हमें नहीं मिली है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन इंटरवल कितना है। हर एक क्लास की जो डिफरेंट लिमिट्स हैं उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन इंटरवल है, वो कितना है। तो सबका इंटरवल कॉमन 10 है। तो हम मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि फर्स्ट क्लास का इंटरवल भी अब जो डिफरेंस है, क्लास साइज जो है वो 10 ही होगा, क्योंकि सबका 10 है। तो इसका 10 डिफरेंस होगा, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 10 माइनस कर दो अपर लिमिट में से, लोअर लिमिट आ जाएगी 0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सीरीज कंप्लीट हो गई, एक्सक्लूसिव है, सेम है, ये दोनों अपर एंड लोअर सेम है, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे लेस देन 10 मार्क्स आर स्कोर्ड बाय 5 स्टूडेंट्स, लेस देन 10 मीन्स 0 to 10। तो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, ठीक है। भाई वो बच्चे कितने हैं जिन्होंने 0 to 10 मार्क्स स्कोर किए हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 5, तो इनका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स those who have scored the marks between 10 to 20, यहाँ पे वो बच्चे आएंगे जिन्होंने 10 to 20 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हैं। यहाँ पे हमें गिवन है लेस देन 20, दैट मीन्स जो 8 स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 0 to 20, द मार्क्स बिटवीन 0 to 20, नॉट 10 to 20। ये जो 8 स्टूडेंट्स हैं इन्होंने 0 to 20 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हैं, 10 to 20 के बीच में नहीं। लेकिन हमें क्या चाहिए? 10 से 20 के बीच के बच्चे चाहिए, ठीक है, जिन्होंने 10 से 20 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। So what will we do? यहाँ पे 0 to 20 number of students, 8 those who have scored marks between 0 to 20, हमें चाहिए 10 to 20। तो 0 to 20 में से अगर हम 0 to 10 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 10 to 20, ठीक है। 0 से 20 में से 0 से 10 वाले हटा दो, 10 to 20 वाले बच गए। 0 से 10 वाले कहाँ हैं? ये रहे। 0 से 20 वाले कहाँ हैं? ये रहे। तो 8 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो 20 के जो बच जाएंगे हमारे पास 10 to 20 ही बच जाएगा, ठीक है। तो हम माइनस करके चलेंगे, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली। लॉजिक हमने पढ़ी है, क्योंकि ये 0 to 30 है, नेक्स्ट हमें चाहिए 20 to 30। वो बच्चे जिन्होंने 20 से 30 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हैं उनका नंबर हमें चाहिए, ठीक है। कितने बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने 20 से 30 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हैं? हमें गिवन कितना है? 0 से 30 के बीच में कितने इन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं?
ठीक है। तो 0 से 30 के बीच में कितने हैं 12, हमें चाहिए 20 to 30, ठीक है। तो 0 से 30 में से 0 to 30 में से, ठीक है, 0 to 30 में से अगर मैं 0 to 20 हटा दूँ, 0 to 20, तो क्या बच जाएगा 20 to 30, ये वाला पोर्शन बच जाएगा 20 to 30, ठीक है। 0 से 30 में से 0 से 20 वाले हटा दो, पीछे का सेक्शन बच गया 20 to 30। तो हमें चाहिए 0 to 30 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और 0 to 20 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 0 to 30 के कहाँ है, ये 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हू हैव स्कोर्ड 0 to 30 मार्क्स बिटवीन 0 to 30, ठीक है, ये वो बच्चे। तो 0 to 30 के मिल रहे हैं हमें 12, हमें और क्या चाहिए 0 to 20, लेस देन 20 वाले 0 to 20 है, तो 0 to 20 कितना है 8, तो 0 से 30 में से 0 to 20 हटा देंगे, 0 to 20 हटा देंगे, क्या बच जाएगा 20 to 30। 4 students are there who have scored the marks between 20 to 30, जिन्होंने 20 से 30 के बीच में मार्क्स स्कोर। यहाँ पे से 12 बच्चे जिन्होंने 0 से 30 के बीच में थे, हमें 20 से 30 के बीच में चाहिए, तो 12 में से 4 ऐसे बच्चे हैं जिनके 20 से 30 के बीच में मार्क्स हैं, बाकी 8 ऐसे हैं जिनके 0 से 20 के बीच में मार्क्स हैं। इसी तरीके से 30 to 40 हमें गिवन है लेस देन 40, 0 to 40 20, चाहिए तो 30 to 40 का, तो 30 to 40 में से, सॉरी 0 to 40 में से 0 to 30 माइनस कर देंगे, 0 to 40 में से 0 to 30 हटा दें, तो लास्ट का बच गया 30 to 40, तो 20 minus 12 हमारे पास बच गए 8 स्टूडेंट दोज हू हैव स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन 30 to 40। देन 40 to 50, लेस देन 50 है 25, 0 to 50, 0 to 40 हटा दो, उसमें से 25 minus 25 स्टूडेंट, ओके। ये आ गई हमारे पास इंडिविजुअल क्लासेस की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, क्लियर। तो दिस इज द एक्सक्लूसिव सीरीज। अब हमारे पास ये बन गई एक्सक्लूसिव सीरीज, ये मार्क्स है 0 to 10, क्लास इंटरवल गिवन है और यहाँ पे इंडिविजुअल क्लासेस के साथ उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है। सो दिस वाज द लेस देन सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन सीरीज को हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सक्लूसिव में। इसी तरीके से हम मोर देन को कन्वर्ट करेंगे, मोर देन सीरीज अगर हमारे पास गिवन होगी, ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि लेस देन में, मोर देन में या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होगा, या तो हमें अपर लिमिट गिवन होगी या फिर लोअर लिमिट गिवन होगी, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में अपर लिमिट गिवन थी हर क्लास की, लोअर लिमिट मिसिंग थी, ठीक है। यहाँ पे मोर देन में हमें क्या होगा, लोअर लिमिट गिवन होगी, अपर लिमिट मिसिंग होगी, एंड जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो इंडिविजुअल क्लास की फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो क्या होगी, एक्यूमुलेटेड होगी, ठीक है। तो लेट्स सी, ओके, हियर वी हैव द मोर देन सीरीज, marks are given more than 5, 20 students have scored more than 5, अगेन more than 5, 5 से ज़्यादा, ठीक है। तो 5 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, जितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है, जितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, पेपर जितने का हुआ उतने तक, ठीक है। तो 5 से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे 20, 10 से मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, मीन्स अप 10 टू अप टू, सपोज 3 नंबर का पेपर हुआ है, ठीक है, तो 10 to 30, ठीक है, 10 से 30 के बीच में कितनों ने स्कोर किया 15, इसी तरीके से 15 to 30 कितनों ने स्कोर किया मोर देन 15 ना, और किस तक 30 तक, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 30, ठीक है, जितने का पेपर हुआ। तो 15 to 30 कितनों ने, 8 ने, मोर देन 20, ठीक है। तो 20 to 30, यहाँ पे हमने देखो 5 का डिफरेंस दिया है, तो हम यहाँ पेपर भी लेके चलेंगे 25 का होगा, मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 25 होगा। जैसे कॉमन इंटरवल लिया था, हर क्लास का जो इंटरवल होगा वो लास्ट क्लास का भी इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लेस देन की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज को कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव में। तो यहाँ पे हमें कौन सी क्लास इंटरवल, सॉरी लिमिट गिवन है, क्लास लिमिट कौन सी गिवन है, देखो मोर देन 5 है, 5 से ज़्यादा, तो 5 क्या होगा, मिनिमम होगा ना, तो लोअर लिमिट गिवन है हमें हर क्लास में 5, 10, 15 एंड 20, हर एक क्लास की लोअर लिमिट हमें गिवन है, अपर लिमिट है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टी वही फॉलो करेंगे, एक्सक्लूसिव क्लास, एक्सक्लूसिव सीरीज की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। हर एक क्लास की जो अपर लिमिट है वो अपनी नेक्स्ट क्लास की लोअर बन जाएगी, ठीक है। हर एक क्लास की अपर लिमिट अपनी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाएगी। तो अपर तो नहीं गिवन है लेकिन लोअर गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली जो सेकंड की लोअर है वो किसकी अपर रही होगी, फर्स्ट क्लास की अपर रही होगी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट की अपर सेकंड की लोअर बनी है, ठीक है। तो सेकंड की जो लोअर है वो फर्स्ट की अपर के बराबर होगी, हमें फर्स्ट की अपर लिमिट मिल गई, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 10। इसी तरीके से थर्ड की जो लोअर होगी वो किसकी अपर लिमिट बनी होगी, सेकंड की अपर लिमिट बनी होगी। फोर्थ की जो लोअर लिमिट है वो
थर्ड की अपर लिमिट बनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास कंप्लीट, सेकंड क्लास कंप्लीट, थर्ड क्लास कंप्लीट, फोर्थ क्लास जो है वो क्लास इंटरवल हमारा कंप्लीट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें अपर लिमिट नहीं है। तो जैसे लेसन सीरीज में फर्स्ट क्लास की लोअर नहीं निकली थी, वैसे ही इसमें अपर नहीं निकली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन इंटरवल नहीं है, हर क्लास का जो इंटरवल है वो सेम इंटरवल इस क्लास का भी हो जाएगा। तो हर क्लास में 5-5 यूनिट्स का इंटरवल है, तो इसका भी कितना होगा, 5 का। तो 20 + 5 25 हो गई हमारी सीरीज कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज गिवन है हमें, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसीज जो है ये गिवन, ये एक्यूमुलेटेड है। ये जो 20 है फर्स्ट क्लास की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। दिस इज क्लास, सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ओके। तो क्योंकि वो मेरा मोर देन 5 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 5 to 10। मोर देन 5 है तो 5 to 25 के आ गए, ठीक है। सभी बच्चों जितने भी बच्चे हैं 5 to 20 के बीच में स्कोर किए हैं, ठीक है। हमें चाहिए 5 to 10 के से, ठीक है। तो 5 to 10 का कैसे निकालेंगे, हमें 5 to 25 गिवन है, चाहिए 5 to 10, ठीक है। सिंपल 5 to 25 गिवन है, चाहिए 5 to 10, ठीक है। तो 10 to 25 के हटा दें, 5 to 25 में से 10 to 25 वाला पोर्शन हटा दो, सपोज ये 10 है, तो 10 to 25 वाला पोर्शन हटा दो, क्या बच जाएगा, 5 to 10, ठीक है। तो हमें 5 to 25 गिवन है, तो कहीं 10 to 25 भी गिवन होगा, ठीक है, राइट। तो सेकंड क्लास में देखो, सेकंड क्लास क्या कह रही है, मोर देन 10, 10 से ज़्यादा कितने बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए, तो 10 से ज़्यादा का मतलब 10 to 25, ठीक है। तो 10 to 25 हम हटा देंगे, 5 to 25 में से 10 to 25 हटा दो, 5 to 25 में से 5 to 25 में से 10 to 25 हटा दो, बीच का ये बच गया 5 to 10, ठीक है। तो 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 to 10 बच जाएगी फ्रीक्वेंसी 5। 5 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 5 से 10 के बीच में मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है मोर देन 10, दैट मीन 10 से 25 के बीच में कितने बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए, हमें चाहिए 10 से 15, 10 से 25 वाले बच्चे नहीं चाहिए, सिर्फ 10 से 15 के बीच में कितने बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। हमें सिर्फ वो चाहिए। तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, हमें गिवन है 10 से 25, ठीक है। हमें गिवन है 10 to 25 के बच्चे, ओके, 10 से 25 के बीच में जिन्होंने मार्क्स स्कोर किए, हमें चाहिए 10 से 15, ठीक है, 10 से 15। तो 15 से 25 वाले हटा दो, 10 से 15 के चाहिए, 15 से ऊपर वाले नहीं चाहिए, 15 से 25 वाले नहीं चाहिए, तो मोर देन 15 वाले माइनस कर दो इसमें से। तो मोर देन 10 में से मोर देन 15 माइनस कर दो, कितने आ जाएंगे, 7। सेम है, मोर देन 15 गिवन है, ठीक है, मोर देन 15, दैट मीन 15 to 25, हमें चाहिए 15 to 20, ठीक है। तो 15 to 25 में से 20 to 25 हटा दो, तो 20 to 25 क्या है, 2, तो 8 minus 2 6, और ये मोर देन 20 है, तो मोर देन 20 का मतलब क्या है, 20 to 25, ठीक है। तो ये 20 to 25 भी चाहिए, ये एज इट इज रह जाएगा, जैसे लेस देन में फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, मोर देन में लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी एज इट इज रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि मोर देन 20 का मतलब है 20 to 25, इतना ही हमें चाहिए 20 to 25, ठीक है। तो हमने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल था किस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। So next we have the next chapter, that is the presentation of data, ठीक है। So there may be various forms in which we can present the data, okay. So we are taking, in this chapter we are taking two forms of presentation of data. The data may be presented in the form of text, ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट मीन्स टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, इसको डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। जब डेटा को स्टेटमेंट्स में दिखाते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में या फिर टेक्स्ट की फॉर्म में दिखाते हैं, दैट इज द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जब हम डेटा को टेबल्स की फॉर्म में दिखाते हैं, दैट इज नोन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बेसिकली हम टेक्सचुअल को डिफाइन करते हैं, तो व्हाट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ओके। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज डिफाइनिंग और प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ओके। इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, जब डेटा को हम टेक्स्ट की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, ओके। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, जब डेटा को टेक्स्ट की
की फॉर्म में दिखाया जाता है तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, टेक्स्ट या स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल वी आर सेइंग इन 2015, इन स्टेटमेंट लिखी जा रही है, इन 2015 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया वॉज 27.15% and now it has declined to 12.5% in 2019. Okay, so this is a statement जो डेटा हमें दिखा रही है, ठीक है। तो फैक्ट, इन्फॉर्मेशन या डेटा को जब हम डिस्क्रिप्शन देते हैं या उसको स्टेटमेंट या टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं, हमने सेंटेंस में लिखा है उसको, ठीक है, तो दैट इज नोन एज अ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ओके, टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन या डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट में या स्टेटमेंट्स में या स्टेटमेंट्स को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ सपोर्ट करते हैं। जैसे हमने कहा द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज 27.15% एंड इन 2019 इट बिकेम और इट रिड्यूस्ड टू 12.5%, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, कुछ डेटा या कुछ फिगर्स लिए हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम देखते ही समझ जाते हैं, ठीक है। तो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए या ऑब्जर्वेशन से एनालिसिस हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में या फिर डिस्क्रिप्टिव या टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज यूज कर लेते हैं या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी डाल देते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। ओके, द टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, डेटा को हम क्या करते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में ना दिखा के टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। द फैक्ट्स एंड द फिगर्स और द इंफॉर्मेशन इज फ्रेम्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, टेबल की फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करने को हम कहते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। ओके, व्हाट इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन? So the data or the information, when the data or the information is presented in the form of a table. Tabular presentation means the presentation of data or the information in the form of tables. Okay, so that is the tabular presentation. Okay, now we will discuss about the components of a table. टेबल के कंपोनेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि टेबल में क्या क्या चीज़ आती है टेबल बनाते वक्त, ठीक है, हम क्या क्या चीज़ या क्या क्या एलिमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल, ठीक है। सबसे पहले टेबल का हम क्या डालेंगे, टेबल नंबर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही टेबल बनाई हो, ठीक है, वेरियस इंफॉर्मेशन या डिफरेंट एक ही डेटा से आप बहुत सारी टेबल्स बना सकते हो, ठीक है। तो टेबल नंबर, बहुत सारी टेबल्स होती हैं, तो वी हैव टू यूज द टेबल नंबर, ठीक है, क्योंकि ये रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है कि किस टेबल नंबर में कौन सा डेटा स्टोर किया गया है, ठीक है, प्रेजेंट किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेबल नंबर उसका डालना होगा या यूज करना होगा। सेकेंड वन इज द टाइटल, टाइटल ऑफ द टेबल, टेबल टाइटल क्या बताता है, टाइटल वो हेडिंग है, ए सुटेबल हेडिंग टू द टेबल, एक टेबल की सुटेबल हेडिंग होती है हमारी, suitable heading of the table is known as a title, ठीक है, which should be descriptive, मतलब ऐसा टाइटल होना चाहिए जो टेबल की इंफॉर्मेशन के बारे में बताए कि किस तरह की इंफॉर्मेशन इस टेबल में कंटेन है या कंसिस्ट है, ठीक है। सो दैट इज द टाइटल। ओके, टाइटल के बाद आता है हमारे पास हेड नोट। व्हाट इज द हेड नोट? हेड नोट क्या होता है, टाइटल के नीचे हम यूज करते हैं हेड नोट, ठीक है, ब्रैकेट्स में मेनली इसको यूज किया जाता है to define if the title does not provide the complete information about the table, टेबल के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टाइटल नहीं देता है, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए टाइटल, इसलिए हम क्या करते हैं, हेड नोट्स बना देते हैं, ठीक है। तो जब टाइटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है तो हम उस कुछ बची कुछ इन्फॉर्मेशन को हेड नोट्स की फॉर्म में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिट, टू डिफाइन द यूनिट, to define the units of measurement, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैम्प, सेंटीमीटर, ठीक है, वॉट एवर मीटर, मेजरमेंट की यूनिट कौन सी यूज की है, जो वैल्यूज हैं उनसे कौन सी यूनिट्स में हम डेटा पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज द हेड नोट। ओके, वो हेड नोट है हमारा, कब यूज करते हैं, जब टाइटल जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तब हम हेड नोट यूज करते हैं। नेक्स्ट वन सब, अच्छा, सब क्या होता है, सब इज नोन एज अ रो हेडिंग, as we know that table comprises of
कॉलम्स एंड रो। टेबल कॉलम्स एंड रोज को मिला के बनाई जाती है, ठीक है। कुछ रोज होती हैं उसमें एंड कुछ कॉलम्स होती हैं, ठीक है। तो उन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म होता है उसे हम टेबल कह देते हैं, ओके। तो जो रो की हेडिंग होती है, रो हेडिंग मीन्स कि रो में कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, ओके। विच इंफॉर्मेशन और व्हाट काइंड और व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रोज कंसिस्ट ऑफ, दैट इज नोन एज रो हेडिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि टेबल में ग्रेन, ठीक है। सो हमने हेडिंग डाल दी ग्रेन, तो फर्स्ट रो में आया वीट, सेकंड रो में आया राइस, थर्ड रो में आया पल्सेस, ठीक है। तो ये बताता है कि रोज में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन है, वो है हमारी रो हेडिंग, ठीक है। तो रो हेडिंग इज नोन एज अ स्टफ। नेक्स्ट वन इज कैप्शन। कैप्शन इज द हेडिंग्स ऑफ द कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग्स आर नोन एज कैप्शन, ठीक है। जैसे रो में जो डेटा आया उसको हमने स्टब किया, स्टब बताया या स्टब बना दिया, ठीक है। दैट मीन्स रो में किस किस तरह की इंफॉर्मेशन, तो सारी ग्रेन्स रो की फॉर्म में दिखाई जाएगी एंड जो क्वांटिटी है, ठीक है, लाइक हमने कहा राइस कितने किलोग्राम्स होगा, ठीक है, लाइक वो क्वांटिटी जो है डिफरेंट ईयर्स की, तो सपोज हमने डिफरेंट ईयर्स को हमने डाल दिया कॉलम्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये था राइस फर्स्ट रो, वीट सेकेंड रो, ठीक है, और ये कॉलम हो गए। 1991 में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल राइस एंड वीट, दीज आर द रो, ये रो हो गई, रो हेडिंग ग्रेन, ऊपर लिख दिया ग्रेन, तो रो में क्या आएंगे, ग्रेन आएंगे, राइस एंड वीट। नेक्स्ट हमने कॉलम बना दिया, ये जो होराइजन वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है, होराइजोनटल होता है वो रो होती है, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट कॉलम बना दिया। अब ग्रेन कॉलम में क्या आएगा, कॉलम में हम दिखा रहे हैं कि कॉलम में ईयर्स आएंगे, यहाँ पे हमने दिखा दिया कॉलम में ईयर्स आएंगे, ठीक है। तो 1991 एंड 2001, 1991 में राइस का प्रोडक्शन कितना हुआ, 10 क्विंटल, 2001 में कितना हुआ, 50 क्विंटल, ओके। सो यहाँ पे ईयर्स आए हैं किसमें, कॉलम में, एंड ग्रेन्स आए हैं रो में, ठीक है। तो कैप्शन में हमने क्या डाला है, ईयर्स, कैप्शन आर द कॉलम हेडिंग एंड स्टब्स आर द रो हेडिंग, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी, टेबल की बॉडी, ठीक है। सो सम टोटल ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द टेबल, सम टोटल ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द टेबल इज नोन एज बॉडी, ठीक है। उस टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ही मेनली हम टेबल्स में यूज करते हैं, तो जो भी क्वांटिटेटिव डेटा इंफॉर्मेशन उस टेबल में डाली गई है, ठीक है, उन सबका सम टोटल हमारा होता है बॉडी, ओके। नेक्स्ट आता है फुटनोट। जैसे हमने हेड नोट डाला, ठीक है, टाइटल के नीचे, जैसे टेबल खत्म हो जाने के बाद हम फुटनोट डालते हैं, ठीक है। फुटनोट क्या किस लिए काम में आता है, फुटनोट आता है कि कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ चीज़ें हम टेबल में डालना भूल गए, ठीक है, ओके। सम whenever some units or some data or information is omitted from the टेबल में डालना भूल गए हैं, तो उसको हम एज अ फुटनोट दिखाते हैं, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टेबल में दिखाना जिसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने सपोर्ट करने के लिए डाल दिया, ठीक है। टू सपोर्ट द इंफॉर्मेशन, टेबल की इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा डेटा डाल दिया है, ठीक है। तो टेबल में तो नहीं डाल सकते थे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए हमने टेबल के नीचे एक डेटा दे दिया है, दैट इज नोन एज अ फुटनोट। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज अ सोर्स, ठीक है। सोर्स मतलब अगर हम सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं, ठीक है, टेबल में अगर सेकेंडरी डेटा डाला गया है, ठीक है, तो उस डेटा का सोर्स क्या है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर से उठाया है, किसी आर्टिकल से उठाया है, किसी वेबसाइट से उठाया है, ठीक है। तो हम सोर्स बताएंगे कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट से ये डेटा, ये टेबल हमने ली है, ठीक है। सो दीज आर द कंटेंट और द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द टेबल, ये टेबल